हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्याय 3 अधिगम अर्थ कारक एवं प्रभावशाली विधियाँ के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम इसकी कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। तो देखिए, अधिगम या सीखना किसे कहते हैं? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। यह जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने एवं अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होते रहते हैं तथा यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय एवं लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। तो अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो वुडवर्थ ने कहा है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने कहा है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। गेट्स एवं अन्य ने कहा है, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधारात्मक परिवर्तन है। हिलगार्ड ने कहा है, सीखना वह प्रक्रिया है जिससे अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम में योगदान देने वाले कारक। अधिगम यद्यपि एक सहज क्रिया है, प्रत्येक प्राणी जन्म से ही कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसके सीखने की मात्रा तथा कुशलता पर अनेक कारकों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अधिगम की क्रिया को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक निम्नवत हैं। व्यक्तिगत कारक। अधिगम की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत कारकों का योगदान होता है। व्यक्तिगत कारक अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र या धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। संवेदीकरण या प्रत्यक्षीकरण, शारीरिक क्रियाशीलता, आयु एवं परिपक्वता आदि। तो पहले देखते हैं संवेदीकरण तथा प्रत्यक्षीकरण। विद्यार्थी के सामान्य स्वास्थ्य के अतिरिक्त संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण ऐसे मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो अधिगम में सहायता करते हैं। संवेदना प्रत्यक्षीकरण के केंद्र में होती है। प्राणी में 5 संवेदी अंग होते हैं, जैसे त्वचा, कान, जिह्वा, आँखें तथा नाक। ये संवेदी अंग ज्ञान के द्वार होते हैं और वातावरण में स्थित विभिन्न उद्दीपनों के प्रत्यक्षीकरण में सहायक होते हैं। इनमें से किसी भी संवेदी अंग में किसी भी प्रकार का दोष हो जाने पर अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। अंततोगत्वा उससे ज्ञानार्जन भी प्रभावित होता है। दृष्टि में दोष, जैसे मायोपिया, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, स्टिग्मेटिज्म, भेंगापन आदि के कारण सिर दर्द, चक्कर आना तथा अध्ययन में सामान्य रूप से अरुचि होना आदि। शारीरिक क्रियाशीलता। थकान मानसिक एवं शारीरिक होती है और थकान का अभ्यास करने वाला छात्र अधिगम की प्रक्रिया को कम कर देता है। दूसरी, शारीरिक क्रियाशीलता अधिगम प्रक्रिया में सहायक होती है तथा इसकी गति को तीव्र कर देती है। आयु तथा परिपक्वता। अधिगम प्रत्यक्ष रूप से आयु एवं परिपक्वता पर निर्भर करता है। जब तक व्यक्ति सीखने के प्रति पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं होता तब तक अधिगम निष्पन्न नहीं होता। कुछ विद्यार्थी छोटी उम्र में ही अधिक सीख लेते हैं, जबकि कुछ विद्यार्थी उसी पाठ्यपुस्तिका को सीखने में अधिक देर लगाते हैं। वास्तविक आयु के साथ साथ मानसिक आयु भी बढ़ती जाती है और लगभग 16 वर्ष की आयु में यह वृद्धि रुक जाती है। आयु की वृद्धि का अभिप्राय
बौद्धिक परिपक्वता से होता है, जिसके द्वारा कठिन समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है। परिपक्वन का नियम हमें इस बात की चेतावनी देता है कि विद्यार्थी को जबरदस्ती तब तक अधिगम नहीं करवाना चाहिए जब तक कि वह विशिष्ट कौशलों को सीखने लायक परिपक्व ना हो जाए। अध्यापकों को यह सिद्धांत उन अभिभावकों को भी समझाना चाहिए जो अपने बच्चों को बहुत जल्दी विद्यालय भेजने में अत्यधिक महत्वाकांक्षी और अत्यधिक उत्साही होते हैं। आवश्यकताएं। विद्यार्थियों की जब तक शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक विद्यालय में उनमें किसी भी प्रकार के बौद्धिक चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक गरीब विद्यार्थी जो कक्षा में भूखा है, उसका ध्यान अध्ययन की अपेक्षा खाने की ओर अधिक केंद्रित होगा। इसी प्रकार कक्षा में बहुत अधिक ठंड, गर्मी और कुर्सियों पर बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर अच्छे अधिगम की आशा नहीं की जा सकती है। इसी तरह से सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता अधिगम परिस्थितियों में शक्तिशाली प्रेरक के रूप में कार्य करती है। यदि एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से डरता है या विद्यालय में अधिक पिटाई किए जाने के कारण असुरक्षित महसूस करता है या किसी अन्य प्रकार के दंड से भयभीत है, तो वह सीख नहीं पाता। इसी तरह यदि उसे उत्साही, संवर्धन एवं स्नेह की आवश्यकता बहुत उत्तेजक होती है, तो बच्चे का अधिगम प्रभावी होता है। व्यक्तिगत रुचियाँ भी अधिगम प्रक्रिया में योगदान करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि किसी क्रियाकलाप में छात्र की रुचि उत्पन्न हो जाए, तो शिक्षक उस दिशा में अधिक प्रयास कर सकते हैं। प्रयास किए बिना सीखना संभव नहीं है। यदि विद्यार्थी शिक्षक के शिक्षण एवं कक्षा के क्रियाकलापों में रुचि लेते हैं, तो वे भी अवरोध, थकान और ऊब महसूस नहीं करते। प्रायः ऐसा देखा गया है कि वास्तव में थकान अधिगम क्रियाओं में रुचि की क्रिया से पैदा होती है। अधिक मात्रात्मक तथा अधिक गुणवत्ता के अधिगम की प्राप्ति हेतु विद्यालय में रुचि का अवलंबन लेना आवश्यक है। बुद्धि अधिगम प्रक्रिया में बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। बुद्धि, जो बुद्धि परीक्षा के आधार पर IQ के रूप में निर्देशित की गई है, सीखने से संबंधित होती है। प्राय वे विद्यार्थी जिनका IQ अधिक होता है, वे जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन विद्यार्थी का उच्च IQ होने मात्र से गारंटी नहीं है कि उसका सीखना भी तेजी से होगा, बल्कि विद्यार्थी की आवश्यकताएं, रुचियां, अभिप्रेरणाएं तथा सिखाई जाने वाली विधियां भी महत्वपूर्ण है। अभिवृत्ति अधिगम की प्रक्रिया विद्यार्थी की अभिवृत्ति से भी प्रभावित होती है। यदि वह पढ़ाई जाने वाली वस्तु के प्रति सजग हो तथा उसके प्रति रुचि रखता है, तो निश्चित रूप से उसके प्रति उचित अभिवृत्ति रखेगा। ऐसी अभिवृत्ति उसे अधिगम परिस्थितियों को जल्दी, प्रसन्नतापूर्ण, कम समय में तथा प्रभावी ढंग से सीखने में सहायता करता है। इसके विपरीत यदि वह पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं में ध्यान नहीं देता है, रुचि नहीं लेता है, तो उसकी अभिवृत्ति नकारात्मक हो जाती है। यह समान अधिगम की प्रक्रिया में अवांछनीय दबाव तथा तनाव उत्पन्न करके सहज अधिगम में बाधा डालता है। ध्यान अधिगम की क्रिया को तीव्र गति से प्रभावित करता है। कोई अध्यापक किस सीमा तक छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है, इस पर अधिगम निर्भर करता है। ध्यान का विकास करने में शांत वातावरण, पाठ की तैयारी, विषय में परिवर्तन, सहायक सामग्री का उपयोग, बालकों में रुचि का ध्यान, पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध, बालकों में प्रवृत्ति का ज्ञान एवं प्रोत्साहन का विशेष योग होता है। पर्यावरणीय कारक अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के वातावरण संबंधी कारकों का योगदान होता है। गर्भकाल के समय से ही बच्चे का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। माँ की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दशा माँ के गर्भ में भ्रूण के विकास को प्रभावित करती है। बच्चे के जन्म के बाद बाह्य वातावरण प्रारंभ होता है। बाह्य वातावरण घर, विद्यालय, पास पड़ोस के चारों ओर के वातावरण से संबंधित होता है। इन स्थानों में बच्चा परिवार के सदस्यों, अध्यापकों, साथियों, सहपाठियों, पड़ोसियों के साथ अंतःक्रिया करता है, उनके साथ संबंध स्थापित करता है। समाज के सदस्य और अपने चारों ओर के सदस्यों के साथ संबंधों का बच्चे के विकास पर तथा सीखने के ढंग पर प्रभाव पड़ता है। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक निम्न प्रकार के हैं: आसपास का वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, अध्यापक के साथ संबंध, अभिभावकों के साथ संबंध आदि।
तो सबसे पहले हम देखेंगे आसपास का वातावरण बच्चों को कैसे प्रभावित करता है। अधिगम प्रक्रिया में आसपास के वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह मुख्यतः प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपों में बटा होता है। प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाएं आती हैं। ये दशाएं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। यह पाया जाता है कि अधिक ताप और आर्द्रता मानसिक क्षमता को कम करते हैं, जिससे अधिगम प्रक्रिया रुक जाती है। दूसरी ओर गर्म स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों की बौद्धिक निष्पत्ति और सृजनात्मकता बहुत कम होती है। इस तरह सुबह का समय हमेशा जटिल कार्यों के लिए उचित माना जाता है। आर्द्रता तथा तापमान के बढ़ने के कारण मानसिक क्षमता कम हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में प्राकृतिक वातावरण एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक वातावरण, घर विद्यालय बच्चे के आवासीय वातावरण से संबंधित होता है। घर की भौतिक दशाएं जैसे बड़ा परिवार, छोटा परिवार, अध्ययन के लिए निर्धारित विशिष्ट स्थान, अपर्याप्त संवातन, अनुपयुक्त प्रकाश, अधिक तथा कम तापमान, रेडियो तथा टेलीविज़न के प्रयोग के कारण शोरगुल वाला घर, शोरगुल वाला पड़ोस, लगातार संबंधियों और मित्रों का आगमन विद्यार्थी के बौद्धिक अधिगम को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक पर्यावरण, संस्कृति का प्रभाव सामाजिक शैक्षिक संस्थाओं में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए बच्चों का सीखना संस्कृति की मांग तथा अपेक्षाओं के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक कृषि आधारित समुदाय की शैक्षिक प्रक्रिया उन कौशलों के विकास पर केंद्रित होती है जो कृषि समुदाय के लिए आवश्यक होती है। अध्यापकों के साथ संबंध, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण घटक है। वह विद्यार्थी के व्यवहार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह जिस तरह पढ़ाता है, कक्षा में विद्यार्थियों की व्यवस्था जिस प्रकार करता है, उसका उनके अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। अतः यदि एक विद्यार्थी के संबंध शिक्षक से अच्छे होंगे तो इस प्रकार का वातावरण अधिगम में सहायक होता है। अभिभावकों के साथ संबंध, विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रियाओं में माता पिता के साथ संबंध भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि बच्चे तथा माता पिता के संबंध आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित होते हैं तो बच्चों को अच्छा स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चा अधिक सीखता है। दूसरी ओर विघटित और अस्वस्थ वातावरण विद्यार्थी के अधिगम में विपरीत प्रभाव डालता है। विद्यार्थी के सीखने में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता सीखने में प्रतिरोध उत्पन्न करती है। ऐसे परिवारों में बच्चे अपने आप को असमायोजित महसूस करते हैं। अतः अभिभावकों के साथ अच्छा संबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जो अधिगम प्रक्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट है साथियों के साथ संबंध। मित्र मंडली के साथ स्वस्थ संबंध भी अधिगम के अच्छे वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कक्षा, विद्यालय तथा समाज में विद्यार्थी के बीच के संबंध एक विशेष प्रकार के समयगात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। यह वातावरण उनके आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। अच्छे सौहार्दपूर्ण आपसी संबंध कक्षा में अधिक सीखने तथा अधिक स्पर्धा करने में तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है संचार माध्यम। संचार माध्यम सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण घटक है जो अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत एक अच्छे वातावरण को तैयार करने में अपना विशेष योगदान दे सकते हैं। संचार माध्यमों से अधिगम को सुगम बनाया जा सकता है। संचार माध्यम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुद्रित तथा अमुद्रित संचार माध्यम। मुद्रित संचार माध्यम कम खर्चीले होते हैं तथा एक अच्छे शैक्षिक वातावरण तैयार करने में इनका योगदान प्रारंभ से ही लिया जा रहा है। दूसरी ओर अमुद्रित संचार माध्यम महंगे होते हैं लेकिन अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाने में इनका काफ़ी योगदान दिया है। उदाहरण के लिए फिल्म तथा उद्दीपनों का प्रयोग प्राय विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन और प्रयोगशाला जैसी अधिगम परिस्थितियाँ प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान, वंशानुक्रम का महत्व इस दृष्टि से और भी अधिक बढ़ जाता है कि बालक अपने पूर्वजों से जहाँ एक ओर जैविक वंशानुक्रम की जानकारी प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर अपने पूर्वजों के सामाजिक वंशानुक्रम का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार बालक को अपने पूर्वजों के आदर्श पर चलने की प्रेरणा मिलती है। वह अपने जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहता है तथा उनके चरित्र को अपना आदर्श मानकर तदनुसार कार्य करके महान बनने का प्रयास करता है। कक्षा का भौतिक वातावरण छात्रों के अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश, वायु, कोलाहल आदि आते हैं। इस प्रकार यदि कक्षा में छात्र के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, कमरे में अंधेरा है, रोशनी
और हवा का कोई प्रबंध नहीं है, फर्नीचर टूटा फूटा है, कक्षा के बाहर कोलाहल मचा रहता है, तो ऐसी स्थिति में छात्रों का मन अधिगम में नहीं लगता है। वो थोड़ी देर में थकान का अनुभव करने लगते हैं तथा इन सब बातों से उनके सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। किसी नए पाठ या नई क्रिया को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अधिगम की प्रमुख प्रभावशाली विधियाँ निम्न है। करके सीखना। इस विधि में छात्र के द्वारा प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। जब बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो वो उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उनको करने की योजना बनाते हैं और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। यदि वे इसमें असफल रहते हैं तो अपनी गलतियों का पता लगाते हैं तथा उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली इसी विधि पर आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा। अनुकरण द्वारा सीखना। यह प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। इस विधि को शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप माना जाता है। निरीक्षण करके सीखना। बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और स्थायी रूप से सीख जाते हैं। इसका कारण है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं या प्रयोग करते हैं और आपस में उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार वे अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप उनके मन मस्तिष्क पर उस वस्तु का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। निरीक्षण पद्धति में आवश्यक है कि अध्यापक बच्चों को जिस स्थान पर ले जाए उसे वह पूर्व में ही देख ले तथा उसके बारे में योजना बना ले। इस विधि से सीखने में छात्र की जिज्ञासा और उत्सुकता बनी रहती है। परीक्षण करके सीखना। इसके अंतर्गत छात्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे किताब में गिनती को पढ़ते हैं तो प्रथम दृष्टि में उनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, परंतु व्यवहारिक जगत में जब बच्चे स्वयं इसका प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि उनका अधिगम स्थायी रूप ले लेता है। इस विधि को गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और नैतिक शिक्षा आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है, क्योंकि इस परीक्षण में वे स्वयं प्रयास करके सीखते हैं। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना अधिक सहायक और उपयोगी है। बच्चे को प्रेरणा प्रदान करने और उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उनके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उनके व्यवहार में सुधार करने और उन्हें आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना का विकास करने के लिए सामूहिक विधियाँ अधिक प्रभावशाली हैं। मुख्य सामूहिक विधियाँ निम्नलिखित हैं। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि। इस विधि में किसी विशेष विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श, वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। इसमें ऐसे प्रकरण पर विचार किया जाता है जिसमें सभी सदस्यों की रुचि हो। इसके द्वारा लोगों के सामाजिक और भावात्मक गुणों का विकास होता है। इसके द्वारा दूसरे के विरोधी विचारों को सम्मान और सहनशीलता की भावना विकसित होती है। प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि। इनमें प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान, क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिसमें सीखना सरल हो जाता है। सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण उनमें स्पर्धा, सहयोग, सहानुभूति का विकास होता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं तथा बच्चों को समूहों में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह अपनी इच्छा अनुसार प्रोजेक्ट लेने को स्वतंत्र है। अब इसके अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, किस मनोवैज्ञानिक का है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन, स्किनर, वाइगोत्स्की, गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्किनर। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विकास की प्रक्रिया है, यह उद्देश्यपूर्ण है। तो ये सभी क्रिया जो है सही है, इसलिए हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? तो सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये क्रो एंड क्रो का कथन है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम डैश चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, तो जीवन पर्यंत हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? तो ये सभी बालकों में सीखने की रुचि, बुद्धि, शारीरिक एवं मानसिक दशाएं सारी इसमें योगदान देती हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
इसमें ध्यान से देखिए, बालक का वातावरण, माता पिता से बालक का लगाव, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु उपयुक्त उपाय है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बालकों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित किया जाए, स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जाए, अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान एकत्र किया जाए। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अधिगम के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा कक्ष में बालकों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तिक कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, छात्रों में जिज्ञासा का विकास। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पे चेतना को केंद्रित करना कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ध्यान, ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो देखिए, बुद्धि है, अनुकरण है, रुचि है और अनुशासन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि, ऑप्शन फर्स्ट। एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रिया को तेजी से सीख जाता है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण होगा बालक की तेज बुद्धि। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं, निम्न में कौन अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक जो है अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। अनुशासनहीनता। क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के व्यक्तिगत विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता ना देना, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, कक्षा कक्ष में अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए आपके विचार से एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। तो एक शिक्षक में ये सभी गुण होने चाहिए अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक विधियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बालकों में अधिगम की प्रक्रिया में योगदान करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वातावरण, बालक की आयु और अभिप्रेरणा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो। यह मत किसका है। तो ये मत है फ्रॉबेल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। बालकों को सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है। तो प्रयोग सभी हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। पर्यावरण का प्रभाव, कक्षा का परिवेश और वंशानुक्रम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।